किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जनता के द्वारा जो लोकप्रिय सरकार का जो गठन होता है, इस लोकप्रिय सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है इसके गठन का, वह क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो गठित की जाती है, और लोकतांत्रिक देशों में ऐसी सरकारों को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। इनका जो मूल उद्देश्य होता है गठन का, वो राष्ट्रपति के कार्यों के संचालन के लिए होता है। जैसा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में कहा गया है कि वह अपने कार्यों का संचालन अपने प्राधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अपने प्राधिकारियों के द्वारा करेगा, अर्थात अपने प्रारंभिक अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो राष्ट्रपति के नीचे जो उसके प्रारंभिक अधिकारी होते हैं वो संघीय मंत्री परिषद होती है। आर्टिकल 74(1) में यह उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन और उसकी अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए तथा राष्ट्रपति की सहायता के लिए, मंत्रणा के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिस मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। आर्टिकल 74(1) में इस प्रकार का जो है ना प्रावधान किया गया है। तो आया कि फिर मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। मंत्री परिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति सर्वप्रथम बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, और फिर बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का आवंटन किया जाता है। तो इस मंत्रिपरिषद का गठन और विभागों का आवंटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसमें जो सलाहकारी भूमिका निभाई जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है, तो देखो, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इन सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कभी कभी पेपरों में किचन कैबिनेट का भी नाम आ जाता है, स्वतंत्र प्रभार का भी नाम आ जाता है। किचन कैबिनेट संवैधानिक विधान नहीं है, बल्कि ये मीडिया के द्वारा दिया गया एक शब्द है। किचन कैबिनेट का मतलब कैबिनेट के उन मंत्रियों से है जो महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष हैं या महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अध्यक्ष हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उन मंत्रियों का एक समूह या संगठन किचन कैबिनेट कहलाता है। जबकि कैबिनेट मंत्रालय जो है वो प्रत्येक मंत्रालय का अपना अध्यक्ष जो होता है, प्रत्येक मंत्रालय का जो मंत्री होता है, यानी उस मंत्रालय का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्रालय होता है। और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उनकी सहायता के लिए उपमंत्रियों की नियुक्ति होती है। इस पूरी काउंसिल का हेड प्रधानमंत्री होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेहिता रखता है। राज्य मंत्री, जिस मंत्रालय का राज्य मंत्री होता है, वो अपने मंत्री या अध्यक्ष के प्रति जवाबदेहिता रखता है। कभी कभी किसी मंत्रालय का कार्य का वर्णन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे उपमंत्री भी रखे जा सकते हैं।
एक राज्य मंत्री भी हो सकता है, एक से अधिक राज्य मंत्री भी हो सकते हैं किसी मंत्रालय के। उसके कार्यों के हिसाब से देखा जाता है कि उस मंत्रालय के पास वर्क कितना है या वो मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण है और उसका दायरा कितना बड़ा है। इस हिसाब से जो है ना राज्य मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान यानी मूल संविधान में नहीं हुआ है। आर्टिकल 44 के तहत जो 1978 में एक अमेंडमेंट, आर्टिकल नहीं, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आर्टिकल 352 के तहत इस कैबिनेट शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। कैबिनेट शब्द का अर्थ होता है प्रमुख मंत्री यानी मंत्रालय का अध्यक्ष। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काउंसिल क्या होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबको मिलाते हैं तो काउंसिल होती है, यानी मंत्री परिषद होती है, संघीय मंत्री परिषद होती है। तो आता है कि सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, सरकार की नीतियों की सफलता असफलता के लिए जवाबदेह कौन होता है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की नीतियों के निर्माण के लिए सलाहकारी रूप से कार्य करते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य करते हैं, डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, योजनाओं का बनना, योजनाओं को समाप्त करना, इन सब के लिए जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कैबिनेट का जो मीटिंग होती है या कैबिनेट का या मंत्रिमंडल का जो एक प्रोसेस अपनाया जाता है नीतियों के निर्माण में, तो किसी राज्य मंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है जब कैबिनेट मंत्रियों को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऐसा लगता है कि इस राज्य मंत्री की इस मंत्रालय के जो नीति निर्माण है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए, तो उसे आमंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा राज्य मंत्री उपमंत्री नीतियों के निर्माण से बाहर रखे गए हैं और उन्हें जो है ना केवल कार्यों के संचालन यानी निचले स्तर पे यानी कैबिनेट के नीचे के स्तर पे कार्यों के संचालन और जवाबदेहिता मंत्री के प्रति, कैबिनेट मिनिस्टर के प्रति जवाबदेहिता तय करने का जो है ना निर्धारण किया गया है। अब आती है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होना चाहिए। देखो, भारतीय संविधान में मंत्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। इसका जो आकार है, मंत्रिपरिषद का जो आकार है, ये प्रधानमंत्री सुनिश्चित करता है कि मंत्रियों का आकार कितना होना चाहिए। लेकिन 91 अमेंडमेंट यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि किसी भी मंत्रिपरिषद का आकार लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 15% से कम होना चाहिए उसकी मंत्रिपरिषद का आकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोकप्रिय सदन से मतलब है संघ में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ये सबके लिए, दोनों के लिए एक संविधान कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार। तो एक बाउंडेशन हो गया हमारे पास कि इस सीमा तक जो है ना अब उनका आकार हो सकता है। अब मंत्रिपरिषद के सदस्य को जब शामिल किया जाता है तो मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन बन सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसका नाम नॉमिनेट करे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, नाम प्रेषित करे, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो या दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो, वो मंत्री बन सकता है। बशर्ते कोई व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है। तो 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को
किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने या कोई भी बने। किसी भी मतलब मंत्रिपरिषद का वो सदस्य होने से पहले उसे या तो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। इसके लिए ऐसा भी किया गया कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं था और 6 महीने के लिए उसे मंत्री बना दिया गया, कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं था और 6 महीने के लिए उसे मंत्री बना दिया गया और 5 महीने बाद उसने इस्तीफा दे दिया, फिर इसके बाद अगले 6 महीने के लिए मंत्री बना दिया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय सुनाया गया था 2001 में कि यदि कोई व्यक्ति एक बार मंत्री बन जाता है और 6 माह के अंदर अगर वो किसी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा और या पूरे मंत्रिपरिषद को ब्लेम्ड किया जाएगा, यानी पूरे मंत्रिपरिषद को इस गैर संवैधानिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति इस संवैधानिक विधान का मिसयूज ना कर सके। अब अगर अगली बार उसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा तो पहले उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना होगी, इसके बाद ही वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसा विधान लाया गया है। यहाँ पे क्यों ऐसा विधान लाया गया है, इसका मूल कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 164(1) और आर्टिकल 164(4) ये जो आर्टिकल की योजना है उसकी भावनाओं को आघात ना पहुँचे, इसलिए इस प्रकार का जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाया गया। मतलब हमारे संवैधानिक विधानों की जो उदारता है, जो उनका एक तरह से सॉफ्ट जो नेचर है, वो सॉफ्ट नेचर का हमारा जो है जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मिसयूज न कर सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के निर्णय दिया है। अब आती है कि बात मंत्रियों परिषद या मंत्रियों का वेतन क्या होता है। तो देखो, वेतन के संदर्भ में अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री का वेतन 1.60 लाख यानी 1,60,000 रुपया मासिक और भत्ते अतिरिक्त देय होते हैं, जबकि अन्य मंत्रियों के वेतन 1.5 लाख रुपए माह और भत्ते अतिरिक्त देय होते हैं। जबकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद का वेतन जो है ना 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया है और उसके भत्ते अतिरिक्त देय होते हैं और इनके बहुत सारे भत्ते होते हैं। इनको फ्री आवास मिलता है, सरकारी बिजली फ्री मिलती है, नल, मोबाइल फ़ोन सेवा, ट्रेन सेवा, विमान सेवा, और अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जो है ना वो मतलब फ्यूल मिलता है, और इनको जो है ना लोन पे कार मिलती है, बहुत मिनिमम लोन पे या ज़ीरो बैलेंस लोन पे कार मिलती है। इस टाइप से जो है ना लोन दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं इनको। और किसके लिए ये जो सुविधाएं इनको दी जाती हैं, लोक कल्याण के लिए दी जाती हैं, जन कल्याण के लिए दी जाती हैं, जिससे कि जिस क्षेत्र की जनता ने इनको चुना है उस क्षेत्र के कल्याण के लिए जब ये कार्य करें तो इन्हें जो है ना सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इनके वेतन और भत्ते ये हुए हैं। इसके बाद आता है कि इनका कार्य क्या होता है। देखो, संघ के मंत्रिमंडल में संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती है। मतलब संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो संघ के मंत्रिमंडल में अंतर्निहित होती है। संघ के मंत्रिमंडल के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है ना ये रिकमेंड करते हैं, तो राष्ट्रपति कार्य करता है। एक हिसाब से संवैधानिक विधान देखा जाए तो ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए होती है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में संघ की मंत्रिपरिषद जो है ना का एग्जीक्यूटिव पावर रखती है। यहाँ पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।
अगर राष्ट्रपति के विवेकाधिकारों को छोड़ दिया जाए। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, मंत्रिमंडल जो है ये देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, विदेश संबंध के संबंध में और भी देश के डेवलपमेंट, कृषि विकास, सभी प्रकार के विकासों के संबंध में, लोक कल्याण के संबंध में नीतियों का निर्माण करता है। देखो, लोकतांत्रिक देश में मंत्रिपरिषद को जो राइट्स दिए गए, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मंत्रिपरिषद ही सर्वे सर्वा है। उसके द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिन नीतियों का संचालन करना होता है, उन नीतियों को उसे संसद में पारित कराना पड़ता है। और अगर वो नीतियां संसद में बहुमत के साथ पारित नहीं होती हैं तो वो नीतियां विफल हो जाती हैं, यानी खारिज हो जाती हैं। ये इसके लिए मंत्रिपरिषद पर निर्बंधन किया गया है, यानी ये नियंत्रण लगाया गया है जिससे कि मंत्रिपरिषद निर्बाध रूप से स्वच्छंद ना हो जाए। तो ये इस पर जो है ना निर्बंधन लगाया गया कि उसको अपनी सभी नीतियों को, सभी योजनाओं को पार्लियामेंट्री सिस्टम में पास करवाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नीतियों का जो संचालन होता है या संघीय कार्यों का जो संचालन होता है, वास्तविक रूप से इनका संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रिमंडल की और मंत्रिपरिषद की और मंत्रियों की कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, इनके अधिकार होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, और इनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेहिता भी होती है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो संघीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य अपनी मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के निर्णय के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को उसे मानना पड़ेगा और उसके प्रति उसकी जवाबदेहिता रहती है। अगर वो अपने मंत्रिमंडल के निर्णय को नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है या उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है। संघीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यानी को प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यों के लिए भी उनके प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी मंत्री इस आधार पे अपने आप को बरी नहीं कर सकता है कि संबंधित कार्य जो किया गया वो मेरे नीचे के अधिकारियों ने किया है, मैंने नहीं किया है। उसने अपना उत्तरदायित्व जो है ना लेना पड़ेगा और उसकी जवाबदेहिता तय की जाती है। उसे अपनी जवाबदेहिता में ये पक्ष रखना पड़ेगा कि नहीं, इसके लिए मैं दोषी हूँ और उसी को दोषी माना जाता है। वो अपना बचाव इस आधार पर नहीं कर सकता है कि ये कार्य उसके द्वारा कृत नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है उनके नीचे के विभागों के द्वारा, नीचे के मंत्रियों के द्वारा या प्राधिकारियों के द्वारा सभी कार्यों का उत्तरदायित्व उस मंत्री का होता है। मंत्री के विभाग के मामले के संदर्भ में संसद में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो मंत्री जिस विभाग का अध्यक्ष होता है, संसद के सदस्यों के द्वारा जनता की ओर से या लोक की ओर से उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसे उसका जवाब देना पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकहित के आधार पर या गोपनीयता के आधार पर वो जवाब देने से इनकार कर सकता है। अर्थात अगर उसे लगता है कि जिस प्रश्न का जवाब पूछा जा रहा है वो प्रश्न अति गोपनीय है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है या उस प्रश्न के जवाब से लोक का अहित हो सकता है प्रेजेंट में, तो ऐसी अवस्था में वो जवाब देने से इनकार कर सकता है। अपने विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से
अन्य मंत्रियों के विभागों के लिए सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल जो है वो जिम्मेदार होता है और संबंधित मंत्री जिम्मेदार होता है। मतलब अपने विभाग के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और मंत्री परिषद यानी ओवरऑल के लिए वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ मंत्रिपरिषद की अगर पद अवधि की बात की जाती है तो मंत्रिपरिषद के पद अवधि का मतलब होता है कि जब तक मंत्रिपरिषद या कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। हाँ, यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वो जो है मंत्री परिषद से हटाया जा सकता है या मंत्री पद से हटाया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती, कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो मंत्री बना है तो 6 माह का उसे समय दिया जाता है। 6 माह के अंदर उसे जो है ना फिर से किसी एक सदन की सदस्यता लेना पड़ेगी, तो वो अभी लगातार मंत्री के पद पर रह सकता है। इससे पहले वो जो है अपने पद को इस्तीफा देके राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। वो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है, राष्ट्रपति के नाम इस्तीफा देता है, यानी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद त्याग सकता है। अगर कोई मंत्री का प्रधानमंत्री के साथ मतभेद हो जाता है तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति का इस्तीफा के लिए दबाव बनाता है और अगर वह इस्तीफा नहीं देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिकमेंड करके संबंधित मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। अगर वह मंत्री बर्खास्त नहीं होता है या प्रधानमंत्री रिकमेंड नहीं करता है तो इस गैर संवैधानिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो ये तो था उसका आपकी पद अवधि, यानी अपने जो लोकप्रिय चुनाव हुआ है, जो लोकमत का चुनाव हुआ है, इस लोकमत के चुनाव में जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है वो उस लोकसभा तक रहने तक वो उस मंत्री पद पर बना रह सकता है। इसके पहले इस्तीफा दे के पद त्याग सकता है या गैर संवैधानिक कार्यों के तहत जो है ना उसे टर्मिनेट किया जा सकता, बर्खास्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर ऐसा हुआ कि मान लो कोई मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई तो मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा का विघटन हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन कर दिया गया या मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई, तो राष्ट्रपति अपने कृत्यों का संचालन कैसे करेगा? वास्तविक रूप से देखा जाए तो नई लोकसभा के गठन तक या नई मंत्रिपरिषद के गठन तक जब तक उस मंत्रिपरिषद को रिलीवर नहीं मिल जाता है तब तक वह मंत्रिपरिषद अपने कृत्यों का संचालन करती रहती है। भले ही लोकसभा का विघटन हो जाए, भले ही वह जो है ना मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाए, लेकिन वह अपने कृत्यों का संचालन करती रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन होके या नई लोकसभा का गठन होके नई मंत्रिपरिषद का गठन होगा, और जब तक वो गठित होके चार्ज न ले ले तब तक वो अपने कृत्यों का संचालन करती रहती है। तो इस प्रकार से जो है ना आपके काउंसिल संघीय मंत्रिपरिषद, इसी प्रकार से हम राज्य की मंत्रिपरिषद को भी देखते हैं। सेम गतिविधियों में, सेम प्रोसेस में हम उसके क्रियाकलापों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमने देखा मंत्रिपरिषद के उनकी संख्या, उनके कार्य, उनके वेतन भत्ते, उनके जो सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या हैं और उनकी पद अवधि क्या है, उनका गठन कैसे होता है। तो ये जो है ना अपन को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो आंसर के रूप में होते हैं। आपको तो केवल चुनना, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ब्रेन में बसा लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है ना वो आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। कल मैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करूँ।